हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर डीके। आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली कोलकाता, पुणे और ऐसे कुछ और शहरों में टाइफाइड के केसेस बहुत नंबर में पाए गए हैं। केसेस इतने हैं कि आउटब्रेक के तौर पे इसको ऐलान किया गया है। और टाइफाइड जो है वो एक हाई रिस्क इन्फेक्शियस डिजीज है। वो देखा जाए तो बहुत सारे बड़े कॉम्प्लिकेशंस करा सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस, शॉक, एनकेफेलोपैथी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, हीमोरेजेस एंड ऑल। तो ये टाइफाइड क्या है, इसका उपचार क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। टाइफाइड फीवर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटेमिनेटेड फूड्स एंड वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है। अनहाइजीनिक फूड, अनक्लीन वाटर इज़ द मेन कॉज। इसका जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन। इसीलिए बच्चे मोस्टली हाई रिस्क पे रहते हैं। इसका जो मेन कॉज है वो सैल्मोनेला बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। अगर किसी एक को हो गया तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट के तौर पे अपने आप में भी एक दूसरे तक स्प्रेड हो सकता है। मोस्ट कॉमनली फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। धीरे धीरे इसका असर सिम्टम्स दिखता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 से 20 दिन तक रहता है। मोस्टली ये बीमारी 3-4 हफ्ते तक रहेगा, फिर अपने आप रिजल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट आप लेंगे तो बहुत जल्दी 6-7 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। टाइफाइड का मेन कॉज क्या है, कौन से एरियाज़ में ज़्यादा होता है और हाई रिस्क एरियाज़ कौन सा है। टाइफाइड फीवर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मोस्ट कॉमन है, बिकॉज पीपल आर यूजुअली ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड्स जो कि बहुत अनहाइजीनिक होता है एंड विच कैन कॉज फूडबॉर्न डिजीजेस। आप जो बाहर से पानी पीते हैं वो हर जगह हाइजीनिक नहीं होता। अगर सेफ एंड क्लीन वाटर है तो टाइफाइड होने का चांसेस बहुत रेयर हो जाता है। तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड जो है वो मेन कारण है टाइफाइड होने का। साथ में इनएडिक्वेट सैनिटेशन भी, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, फीसेस, स्टूल्स का अगर एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं होगा तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है। और अगर आप कहीं रिस्की एरियाज तक ट्रैवल करते हैं तब भी आपको टाइफाइड का रिस्क रहता है। तो ये सब कॉमन कॉजेस हैं टाइफाइड फीवर का। मेन है अनहाइजीनिक। अगर आप साफ रहेंगे एडिक्वेट सैनिटेशन के साथ तो टाइफाइड होने का चांसेस बहुत रेयर हो जाता है। तो अब बात करते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में। टाइफाइड का लक्षण जो है वो धीरे धीरे शुरू होता है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो सडनली आपको टाइफाइड हो जाएगा और इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ऐसे नहीं होता। लगभग 1 से 3 हफ्ते लग जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सपोजर होके लक्षण शो करने में। तो अर्ली सिम्टम्स में से मोस्टली जो है वो फीवर होगा। बुखार का स्लोली टेम्परेचर हाई होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो पहले क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बुखार का टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा और फिर से कम होगा। तो ऐसे ही जब फीवर का बढ़ना और नॉर्मल होके ये जो है ना, तो इसको हम स्टेप लेडर पायरेक्सिया कहते हैं। बुखार के साथ आपको ठंड के मारे कांप भी सकते हैं, जिसको हम फीवर विद चिल्स भी कहते हैं। सर दर्द, वीकनेस एंड फैटिग, तो आपको बहुत थकान लगेगा। होता यह है कि टाइफाइड में मसल वीक भी होने लगेगा, मसल क्रैम्प्स, बॉडी पेन भी होंगे, जिसके कारण वीकनेस लगेगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इधर डायरिया होगा या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपके गट हाइजीन पे भी पूरा असर पड़ेगा। ठीक से खाना ना खाने के कारण डायरिया भी हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ हफ्ते बाद लेट इलनेस के तौर पे आपको पेन एब्डोमेन हो सकता है। पेट में दर्द होगा, शरीर में भी दर्द होगा। मसल वीकनेस के वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और अगर शरीर में स्प्रेड कर गया है तो सेप्सिस भी हो सकता है। इसके साथ आपको कन्फ्यूजन होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, एंजाइटी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये सब लक्षण लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसका मतलब इन्फेक्शन पूरे शरीर में स्प्रेड होकर ब्रेन तक पहुंच गया है। और साथ में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो अब रेडिकेडिया यानी कि लो पल्स रेट रहेगा। कोटेड टंग, ये देखिए एक नॉर्मल टंग और एक कोटेड टंग में क्या डिफरेंस है। अगर टाइफाइड है तो आपके जीभ में सफ़ेद से कोटिंग बन जाएगा।
शरीर में स्किन में लाल स्पॉट जिसको हम रोज स्पॉट कहते हैं वो भी बनने लगेगा। इसके बाद भी रिकरेंसेस का चांसेस भी होता है। आपका फीवर ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएंगे, फिर भी कुछ लोगों को फिर से दोबारा टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड ठीक हो जाएगा, उसके ठीक होने के कुछ हफ्ते बाद फिर से आपको टाइफाइड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रिकरेंस। तो ये सब था सिम्टम्स के टाइफाइड। इतने सारे सिम्टम्स से, इतने सारे लक्षण के बाद आप टेस्ट क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि आपको टाइफाइड फीवर है या फिर कुछ और फीवर है जैसे कि मलेरिया या फिर डेंगू फीवर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, देखिए जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है टाइफाइड के लिए वो है वायरल टेस्ट। वायरल टेस्ट जो है इसमें हम सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसके एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बने होंगे उसको हम डिटेक्ट करते हैं। और कितने रेशियो में इसके एंटीबॉडी शरीर में होंगे वो हम कैलकुलेट करके उसके हिसाब से डायग्नोस करते हैं। मेनली एंटीबॉडीज एच एंड एंटीबॉडीज ओ, ये दोनों का डिटेक्शन और नंबर से टाइफाइड का डिटेक्शन होता है। ब्लड सीरम सैंपल से ये टेस्ट किया जाता है और ये मेनली इलनेस के एक हफ्ते के लगभग लास्ट फेज में, अगर इलनेस के बाद एक हफ्ता हो गया उसके लगभग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा जल्दी करेंगे तो टेस्ट शायद ही पॉजिटिव आएगा। इसीलिए जो टाइम पीरियड है डायग्नोस करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल टेस्ट के अलावा स्पेसिफिक टेस्ट में आपका कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी मेथड होता है। जो टाइम पीरियड की बात कर रहे थे ये अभी स्पेसिफिक टेस्ट में काम में आएगा, जिसमें फर्स्ट वीक में आपका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वीक के एंड में स्टूल टेस्ट और ड्यूडेनल एस्पिरेट का टेस्ट पॉजिटिव आएगा और थर्ड वीक में यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब टाइफाइड का जो स्प्रेड है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए इसका अगर टेस्ट करेंगे तो एक साथ हर एक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, फॉल्स नेगेटिव से आएगा और आपको लगेगा कि आपका टेस्ट रिपोर्ट सही है या फिर नेगेटिव, उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक टेस्ट अलग अलग वीक पे टेस्ट करेंगे तो डिटेक्ट कर पाएंगे। सबका टाइम पीरियड अलग होता है। बाकी आप ब्लड टेस्ट में टोटल WBC काउंट, इन्फेक्शन मात्रा पता करने के लिए कर सकते हैं। अगर WBC काउंट नॉर्मल से ज़्यादा है तो इन्फेक्शन है, अगर कम है या फिर नॉर्मल है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। WBC काउंट के अलावा CBC एंड डिफरेंसेस काउंट, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, फीवर है तो आपको साथ में मलेरिया और डेंगू के लिए भी आपको डायग्नोस करना चाहिए। इससे आप अपने बीमारी के बारे में निश्चिंत रहेंगे। तो ये था अपना टेस्ट एंड डायग्नोसिस टाइफाइड फीवर के लिए। आपको टाइफाइड का लक्षण पता चल गया, आप डायग्नोसिस भी कर दिए। डायग्नोसिस के बाद आपको टाइफाइड निकला तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। डायग्नोसिस के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली एम्पिरिकल फार्मूला एक होता है। उसके फॉर्म में आपका मेन स्टे जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मेन स्टे अपना एंटीबायोटिक रहेगा। एंटीबायोटिक में आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है सेफ्ट्राक्सन। इंजेक्शन फॉर्म में ये लेना पड़ेगा, अगर सेफ्ट्राक्सन नहीं तो फिर सेफोटैक्सिम। ये आप 7 से 14 दिन तक के लिए लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के तौर पे ओरली 7 दिन के लिए खा सकते हैं और साथ में आप ओफ्लोक्सासिन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये सब ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफाइड के लिए, सैल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए। बाकी इसके अलावा जो जनरल सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल, वीकनेस, फैटिक, डायरिया, तो ये सब के लिए उसके हिसाब से IV फ्लूइड्स या फिर ORS। पेन के लिए पेन किलर्स। बाकी तो ये सब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मेन स्टे ट्रीटमेंट होता है अपना टाइफाइड फीवर के लिए। ट्रीटमेंट के बाद अगर हम टाइफाइड के प्रिवेंशन की बात करें तो उसके लिए क्या करना होगा। पहले से अगर आप प्रिवेंशन ले लेंगे तो आपको टाइफाइड होगा नहीं। तो आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, वैक्सीन्स लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन से आप निश्चिंत रहेंगे कि आपको टाइफाइड होने का चांसेस रेयर है। तो वैक्सीन्स अवेलेबल जो हैं, आइदर आप टाइफोरल वैक्सीन या फिर टाइफिम कॉन्जुगेटेड वैक्सीन ले सकते हैं। टाइफिम वैक्सीन जो है वो इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन है। 2 साल और इससे ज़्यादा बच्चों को अब लगाया जाता है। ये एक सिंगल डोज में एवरी 2 साल, एवरी 2 ईयर्स लेना होता है। मतलब इसका जो प्रोटेक्शन ईयर है वो मैक्सिमम 2 साल के लिए होता है, एक ही डोज लेना होता है। टाइफोरल वैक्सीन की अगर बात करें तो वो एक लाइव ओरल फॉर्म में आता है, 6 साल और उससे बड़े बच्चों को दिया जाता है। इसका 4 डोजेस हैं, अल्टरनेट डे पे हर दिन एक एक खाना पड़ेगा।
4 डोज हैं इसका, और इसका जो प्रोटेक्शन है वो 5 साल के लिए रहता है। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो आपको फिर से 5 साल बाद आपको रिपीट करना होगा। तो ये था अपना वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन के अलावा आप प्रिवेंशन के तौर पे और क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे डेली एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे टाइफाइड का स्प्रेड और टाइफाइड का असर होना आप उससे बच सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ से इन्फेक्शन क्लोज कंटैक्ट के बेसिस पे आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए आपको हल्का गर्म पानी से या फिर साबुन से हाथ धोना होगा। आप खाना खाने से पहले या फिर कोई काम करने के बाद, मिट्टी या कोई साफ़ सफाई वाला काम करने के बाद अच्छे से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। कोविड के बाद तो ये हर एक घर में होगा। अनक्लीन फूड, फ्रूट्स ये सब अवॉइड करना होगा, मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होगा। रॉ वेजिटेबल्स, सब्जी को अच्छे से धोना है, अच्छे से पका के खाना है। कच्चा या फिर आधा उबला वाला खाना अवॉइड करना होगा। बाहर का खाना जैसे फास्ट फूड अवॉइड करना होगा। प्रिजर्वेटिव्स या फिर फ्रिज में जैसे खाना रख देते हैं अगले दिन खाने के लिए, तो ये सब को अवॉइड करना होगा। ये सब करेंगे तो टाइफाइड होने से आप बच सकते हैं। ये सब होने के बावजूद भी एक चिंता की विषय होता है, तो आपको खाना क्या खाना है, डाइट कैसा रहेगा टाइफाइड फीवर आपको हो गया है। तो मेन तो अपना हेल्दी खाना चाहिए, ईटिंग गुड एंड हाइजीनिक फूड्स विच कैन एक्चुअली प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग टाइफाइड। बट एक बार अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो तभी के लिए आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, जिससे चलते आपका ये जो बीमारी है वो जल्द से जल्द आपको रिकवर होने में मदद करेगा। रिकवरिंग एंड प्रिवेंटिंग द रिकरेंस ऑफ टाइफाइड। जो मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है क्लीन फूड और हाइजीनिक फूड। तो हाइजीनिक फूड ही आपको खाना है। इसके बाद आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, जैसे कि फास्ट फूड हो या फिर हम जंक फूड जिसको कहते हैं, रोड साइड स्ट्रीट फूड्स, तो ये सब आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो सब अनक्लीन रहता है, उससे टाइफाइड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, लेस ऑयली, लेस स्पाइसी और नो फ्राइड फूड्स। उसके बाद सफिशिएंट हाइड्रेशन इज़ द की टू रिकवरी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब सिर्फ पानी नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स रिच वाटर भी आपको पीना पड़ेगा, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, ORS, ये सब से आप हाइड्रेट कर सकते हैं खुद को। इंक्रीज प्रोटीन इंटेक, मतलब अगर आपको वीकनेस है टाइफाइड में तो वो मेनली क्यों होता है, लॉस ऑफ मसल मास, उसके वजह से आपको वीकनेस वगैरह होता है। तो अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, मसल रिकवरी जल्दी हो जाएगा, जिससे आपको वीकनेस प्रिवेंट हो सकता है। दाल, ड्राई फ्रूट्स एंड सम अदर प्रोटीन रिच फूड्स, तो ये सब के लिए आप खा सकते हैं। द severity is not same for everyone, so you can eat accordingly. That's all for today guys. Thank you for watching the video. Don't forget to like and share the video and subscribe if you are new to our channel Doc MBBS. Thank you all.